बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं आज अलीमा खानम के बयान से। और अलीमा खानम ने ये लास्ट टाइम बयान दिया इमरान खान साहब के हवाले से और बड़ा जज्बाती बयान है उनका। लेकिन इमरान खान साहब का केस चल रहा है अदालत में। उस केस के हवाले से इमरान खान साहब की अपनी बहन से मुलाकात हुई अडियाला जेल के अंदर, और फिर इमरान खान साहब की बहनों ने और इमरान खान ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि आइंदा इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो अलीमा खानम की बजाय दूसरी बहनें सुना दिया करें। ये खबर पहले भी बाहर आई थी, मेरे इमरान खान साहब की फैमिली ने इसके ऊपर रिएक्ट किया था। अब फाइनली जब इन्होंने जाके जेल के अंदर डिस्कशन की तो ये तय पा गया। इसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब बड़ी तकलीफ़ में थे। उन्होंने कहा जी 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे, मैं जेल के अंदर हूँ। मैं जो बात कहना चाहता हूँ मेरी पार्टी के अंदर कोई वो जुर्रत ही पैदा नहीं करता। मैं जो पैगाम देता हूँ या बयानिया जो देता हूँ उसका बोझ कोई उठा ही नहीं सकता। मैं जो बात बाहर पहुंचाना चाहता हूं जब वो कोई और नहीं कहता तो फिर मैंने अपनी बहनों के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता इस बयानिए को बाहर पहुंचाया। और जो बात मैं कहना चाहता था अपने पैगाम के अंदर वो काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सका। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई बोझ नहीं उठा सका तो मैंने ये पैगाम अपनी बहन को दिया कि वो बाहर जाकर मीडिया को दे, और इसी वजह से मेरी बहन के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा कि ये पार्टी 30 साल से है, आज तक मेरी बहनों की कोई दिलचस्पी पार्टी के अंदर नहीं थी और ना किसी ओहदे लेने और ना किसी फैसले में शरीक होने की उन्होंने कभी कोशिश की। तो इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए थी जो मेरी बहनों के बारे में की गई। यानी बहुत सारे लोग अब करते हैं ना, देखें शेर अफजल मरवत ने, गंडापुर ने और कुछ और लोग हैं। ये एक्चुअली गंडापुर की सारी पार्टी के करीबी लोग हैं। पहले गंडापुर शेर अफजल मरवत से बहुत नफरत करते थे, लेकिन अभी अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत और गंडापुर के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। बड़ी करीबी ताल्लुकात हैं, अल्लाह ताला ये दोस्ती सलामत रखे। अब उसमें जो है वो मरवत साहब हों या दीगर लोग हों या गंडापुर के नज़दीक जो लोग भी हैं वो सारे इस वक्त अलीमा खानम के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। तो इस पर इमरान खान साहब को तकलीफ हुई। उनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान ही चेयरमैन है और पीटीआई इमरान खान की जमात है। यानी बहनें तो यही कहेंगे ना कि उसने इतनी मेहनत की, सारी ज़िंदगी हमारे भाई ने लगाई है, वो यहाँ तक लेकर आए एक पॉलिटिकल पार्टी को, अब उसको अलग तो नहीं कर सकते। अब ये बात क्यों करते हैं कि इमरान खान के बाद कौन होगा? हमारा असल फोकस इमरान खान की रिहाई है जो नाजायज़ कैद में है। हम सारा दिन लगाकर और मेहनत करके इसलिए नहीं आते, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं, बार बार गिरफ्तार करने की भी चीज़ें होती हैं कि इमरान खान सारी ज़िंदगी जेल में रहे या 10 साल तक जेल में रहे। ये बातें हमारे कानों में डाली जाती हैं कि अगले 10 साल इमरान खान कैद से बाहर नहीं निकलेंगे। इमरान खान चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे, और इंशाअल्लाह ये भूल जाएं हमारे मुखालिफिन कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे, क्योंकि वो नाजायज़ कैद है। केसेस उनके ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जब वो बंद हैं और आइसोलेशन में है। अच्छा, एक और बात उन्होंने बताई कि इमरान खान ने बताया कि मैं आसिम लॉ के सामने नहीं झुकूंगा। फिर उनकी फैमिली ने कहा जी हम भी नहीं झुकेंगे। फिर अलीमा खानम ने बताया कि मेरे ऊपर भी वारंट्स हैं और लेकिन हम इससे परेशान नहीं हैं, अगर वो गिरफ्तार कर भी लें तो हमें कोई परवाह नहीं है क्योंकि हम पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि ये भी जाकर कह देना कि हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और जो भी हो जाए हम इमरान खान की रिहाई के लिए खड़े रहेंगे, वो हमारा इकलौता भाई है। ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द रिहाई ना चाहें? हमें भी दुख होता है, लेकिन हमने कहा कि ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन है, यानी ये तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा तवज्जो हटाने की कोशिश से बचने के लिए अलीमा खानम ने कहा कि जी हमने अब फैसला किया है कि मेरी बाकी बहनें वो बाहर आके मीडिया से बातचीत किया करेंगी। फिर इमरान खान ने यह भी बताया कि अब उन्हें मुकम्मल कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा। ये इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया गया है। देखिए, जो कुल मिला के बात सामने आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशाखाना 2 के अंदर अब फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि कल के दिन में तोशाखाना 2 की बरीयत के हवाले से इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ, लेकिन वो नहीं होना, उन्हें इंसाफ नहीं मिलना मुश्किल है। अब उसमें फर्दर ये होगा, कोई ना कोई तरीका करके डिले कर दिया जाएगा और फिर एक लंबी डेट दे दी जाएगी और अगली डेट से पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी। ये जब इमरान खान साहब को, और कई महीनों से केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाएगी तो बाद में अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस में उनकी ज़मानत हो जाएगी। फिर इमरान खान साहब एक और मुकदमे में अंदर हो जाएंगे। और अब ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को यहाँ से जेल से मुंतकिल करके किसी और जगह पे ले जाया जाएगा
और मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में या कैद तन्हाई में इमरान खान को डाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बहुत गुस्से में, वो पसंद नहीं करते इमरान खान साहब को। ये बात तो सब जानते हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बस नहीं चल रहा कि वो किस तरीके से इमरान खान से बदला लें। और इमरान खान साहब जो भी बात करते हैं खुलकर देखें, कोई भी कभी किसी आर्मी चीफ के खिलाफ बोल नहीं पाया पाकिस्तान में, कभी बात कर ही नहीं पाया। ये बहुत ताकतवर लोग होते हैं, ये पूरी फौज इनके साथ होती है, हथियार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एजेंसियां कंट्रोल करते हैं, तो पूरे निज़ाम को ये काबू करते हैं, सियासतदानों को भी, अदालत को भी। तो आर्मी चीफ के खिलाफ बोलना पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर नामुमकिन होता है। अब इमरान खान ने ये काम किया है तो आर्मी चीफ को गुस्सा तो आएगा और वो बदला भी लेंगे, और वो बदला आपको बार बार दिखाई भी देता है। बहरहाल ये इमरान खान साहब ने बताया कि मुझे आइसोलेट कर दिया जाएगा। बाकी जो इमरान खान साहब का डिटेल पैगाम है वो उनके सोशल मीडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। जब वो पैगाम आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बड़ी खबर है, और ये खबर है आज़ाद कश्मीर के हवाले से। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो मुज़ाकरात किए थे मौजूदा हुकूमत के साथ, चाहे वो वफाकी हुकूमत है, चाहे वो वहाँ की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो चीज़ें उन्होंने हासिल की हैं, अभी तक वो चीज़ें तो मिली नहीं, लेकिन कुछ एक्शन शुरू हो गए हैं। मिसाल के तौर पे पहला एक्शन कि जो 50 मेन रहनुमा हैं अवामी एक्शन कमेटी के, जो एक्टिव लोग थे, उनके 50 के करीब लोगों के नाम डाल दिए गए हैं नो फ्लाई जोन लिस्ट के अंदर। यानी ये लोग अब पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। एयरपोर्ट से किसी जहाज़ में बैठ के चाहे उम्रा करना है, चाहे इन्होंने हज पे जाना है, चाहे इन्होंने बाहर किसी और मुल्क में जाना है, ये लोग अब पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। इनके नाम एजेंसियों ने डलवा दिए हैं वजारत दाखिला के ज़रिए से नो फ्लाई लिस्ट के अंदर। तो अब ये लोग जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। पहला कदम तो ये उठाया गया, लेकिन हैरत की बात है कि इनमें से कोई भी बाहर जाना भी नहीं चाहता। मेरी जब इन लोगों से बात होती है वो कहते हैं जी हम बाहर जा ही नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। यानी एक की किताबों की दुकान है, उसका सीज़न लगता ही तब है जब बच्चों के स्कूल खुलते हैं, नई क्लासेस आती हैं। एक जो है वो तारों का काम करता है, ये जो इंटरनेट की तारें होती हैं वो ये डालता है। ये लीडर है, मैं आपको बता रहा हूं। एक और जो है उसकी कोई और बेकरी है। यानी ये सारे दुकानदार हैं, ताजिर है, कोई इधर मोहल्ले में, कोई उधर रहता है, कोई छोटा मोटा काम करता है। इस तरह के लोग हैं जो सारे लीडर है अवामी एक्शन कमेटी के। इनके पास पैसा होता तो ये बड़ा कारोबार करते, या मुल्क से बाहर जाने की इनकी हैसियत होती तो पहले चले जाते। आज़ाद कश्मीर में तो बड़ा ट्रेंड है बाहर जाने का। तो ये गरीब लोग हैं, अपने लोगों के साथ जुड़े हुए, वो कहते हैं ना हमने बाहर जाना है और ना हमें बाहर जाने का कोई शौक है, हमारा फोकस सिर्फ अपने काम के ऊपर है। इन्होंने हमसे वादा किया हुआ है, और याद रखिएगा वादे में गारंटी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन अफसरान ने दी हुई है जो बीच में पड़े हुए थे, बाकायदा गारंटी है। तो 15 दिन के अंदर अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं होती तो अवामी एक्शन कमेटी फिर उसके ऊपर एक एक्शन लेगी। पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर से बाहर के इलाके हैं वहाँ से रिपोर्टें अच्छी नहीं आ रही, बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। यानी हद तक हमें सलूक किया जा रहा है। शनाख्ती कार्ड देखने के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद बनाए जाने की हद तक हमें सलूक की खबरें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऑडियोज और ये सारी चीज़ें जो है गर्दिश कर रही। ये है क्या? देखें, पुलिस वाले तो गुस्से में होंगे, उन्हें मार पड़ी है आज़ाद कश्मीर में, मार पड़वाई है मोहसिन नकवी वगैरह ने अपनी घटिया पॉलिसी की वजह से, या वहाँ मौजूद जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं एजेंसियों के, उन्होंने मार पड़वाई पुलिस को कि क्यों लेकर गए वहाँ पे उन्हें, जहाँ पे इनको सबको आइडिया था कि वहाँ के लोग मुख्तलिफ हैं। अब अपने तौर पे भी अगर शनाख्ती कार्ड देखकर पुलिस वाले इस किस्म का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं तो ये पाकिस्तान में अगर सियासतदानों में या जो हुकूमत में मौजूद लोग हैं लाकर बिठाए गए हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी समझ है तो वो इस घटिया सिलसिले को रुकवाएं। एक और वाकया रिपोर्ट हुआ आज़ाद कश्मीर के शहरियों के हवाले से कि मीरपुर थकियाला के 3 नौजवानों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से वापसी पर तशद्दुद का निशाना बनाने और कश्मीर मुर्दाबाद के नारे लगवाने की खबरें सामने तवातर के साथ आई हैं। अब देखिए, अगर इस तरह के वाकयात होने तो इन लोगों को सामने आकर बताना चाहिए ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। इस तरह की खबरों से नफरत बढ़ती चली जाएगी। ये अहमद फरहाद साहब ने भी इसके ऊपर कहा है कि सामने आए और आकर बात करें ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। ऐसी खबरें फैलाने से मामला जो है वो मजीद ख़राब हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकयात रिपोर्ट करें ताकि कानूनी चाराजोई और लायामल का आगाज़ किया जा सके। कुछ 200 बंदों की एक लिस्ट और भी बनी है मेरी इत्तला के मुताबिक कि अगर ये 200 बंदे काबू कर लिए जाएं आज़ाद कश्मीर में तो अवामी एक्शन कमेटी जो है वो अमली तौर पे नाकारा हो जाएगी, ये भी कहा जा रहा है।
तो क्या ये हो पाएगा? सवाल ये है ना। तो अवामी एक्शन कमेटी के लोग कहते हैं 200 छोड़ के हमारे 2000 बंदे भी आप पकड़ लेंगे ना, आप कुछ कर नहीं सकेंगे। एक और चीज जो उनकी जानिब से सामने आई है कि 9 तारीख को अब वो जश्न मनाने जा रहे हैं। पहले उन्होंने 3 रोजा शोक का ऐलान किया था कि हमारे जो लोग शहीद हो गए, जो नुकसान हुआ, जितना आज़ाद कश्मीर के अंदर मार कुटाई और लड़ाई हुई, हम इसके ऊपर शोक मनाएंगे। और अब उन्होंने जो उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी दी और वो इत्तफाक और इत्तेहाद के ज़रिए से उन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। देखिए, ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तीसरी चौथी मरतबा हारी है। एक इन्हें बदतरीन शिकस्त हुई थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को 1971 में, मुल्क ही टूट गया था, ये हार नहीं मान रहे थे। दूसरी इनको एक बदतरीन शिकस्त जो है वो ये भी हो चुकी है, एक 8 फरवरी 2024 को बड़ी बदतरीन शिकस्त हुई पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, लोगों ने इनकी नाक में दम कर दिया। फिर इससे पहले भी शिकस्तें हो चुकी हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी शिकस्तें हैं। अब एक बड़ी शिकस्त उन्हें आज़ाद कश्मीर में हुई है, जहां पे उन्हें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और अवाम की बात माननी पड़ी। अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, हम सिर्फ 15 दिन इंतज़ार करेंगे। मामला जुम्मे और हफ्ते को तय पाए थे, तो आप मैक्सिमम ये समझ सकते हैं 3-4 तारीख से उन्होंने 15 दिन देखना है। मैक्सिमम 20 तारीख तक वो देखेंगे और वो ये कहते हैं इससे ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे। अगर हमारे मुतालबात माने गए या चीज़ें उस डायरेक्शन में गई तो ठीक है, ये जो बदले लेना चाहते हैं, कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं, करें, हमें कोई परवाह भी नहीं है। हमारे बंदे गिरफ्तार करते हैं, लिस्टें बनाते हैं, नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाल देते हैं, कोई फिक्र नहीं। वो कहते हैं फिक्र इस बात की है कि हमारे साथ जो वादे किए वो पूरे किए जाएं। अगर वो पूरे नहीं आते हम दोबारा निकल आएंगे। और ये आज़ाद कश्मीर है, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मायूस कर लेंगे। तो 9 तारीख को लोग जश्न मनाने जा रहे हैं, और वो भी इसी सिलसिले में कि उनको भी आइडिया हो गया है कि रियासत कोई 2 नंबरी करने का इरादा रखती है। नादरीन, एमल वली खान साहब का जो एक स्टेटमेंट आया था आर्मी चीफ के बारे में, जिसमें उन्होंने उन्हें दुकानदार या ताजिर या इस तरह का उन्होंने कहा था कि ये अच्छा नहीं लगता कि ब्रीफ केस उठा के आर्मी चीफ चला जाए और जाकर मादनियात बेचेगे, हमारा बड़ा अच्छा माल मैं लेकर आया हूँ। तो आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करवाई है एमल वली खान की, और अब जो है वो एमल वली खान अपने अल्फाज पर पछतावे का इजहार कर रहे हैं। अभी सिर्फ एमल वली खान साहब की सिक्योरिटी वापस हुई है और बताया जा रहा है कि वो अपने बयान पर जो उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में दिया उस पर पछतावे का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये आज़म नज़ीर तारड़ का है, एमल वली खान ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा। देखना यह है कि एमल वली खान इसके बारे में क्या कहता है, उसका बयान क्या आता है। क्या वो भी यही कहता है कि जी मैं पछता रहा हूँ जो मैंने आर्मी चीफ के बारे में कहा, तो फिर लोग एमल वली खान पे उंगली उठाकर कहेंगे कि तेरी सिक्योरिटी वापस ली और तेरा स्टेटमेंट ही बदल गया, तो ये एक कमज़ोरी सामने आ जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, नून लीग ये रेलिवेंट रहना चाहते हैं, इसलिए बेचारे आपस में लड़ते भी रहते हैं, आपस में नूरा कुश्ती करते रहते हैं, ताकि जो असल खबरें हैं वो लोगों तक ना पहुँचे। मिसाल के तौर पर पसनी में बंदरगाह की बातें होती हैं, उसके ऊपर कोई बात ना करे, दहशतगर्दी पर कोई बात ना करे, नाकाम खारजा पॉलिसी पर कोई बात ना करे, इसराइल के साथ जो मरासिम बढ़ाए जा रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप के सामने जैसे ये लेट कर आए हैं उसके ऊपर कोई बात ना करे, मादनियात के सौदे के ऊपर कोई बात ना करे। तवज्जो हटाने के लिए भी ये बेचारे आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सही फंसा लिया। असद कैसर साहब जो है ना, वैसे तो बड़े धीमे आदमी है, लेकिन पॉलिटिक्स वो अच्छी तरह करना जानते हैं। वो कौमी असम्बली में खड़े हुए थे, मेंबर कौमी असम्बली है, वो भी कौमी असम्बली में खड़े हुए थे और वहाँ पर तकारीर हो रही थी। अचानक से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की और उन्होंने कहा जी हम वॉकआउट कर रहे हैं इस एहतजाज में कि मरियम नवाज हमसे माफ़ी नहीं मांगती। देखिए, पीपल्स पार्टी भी अच्छी तरह जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप सब जानते हैं, मरियम नवाज से पीपल्स पार्टी माफ़ी नहीं मंगवा ही नहीं सकती। उसका एक रीज़न है ना, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को माफ़ी मांगने की आदत कहीं और पड़ी हुई है। ना वो पब्लिक से माफ़ी मांगते हैं, ना सियासतदान से माफ़ी मांगते हैं, ना वो अवाम से माफ़ी मांगते हैं, वो कभी नहीं मांगेंगे, वो कहीं और माफ़ी मांगते हैं। पीपल्स पार्टी अगर सच्चे दिल से मरियम नवाज से माफ़ी मंगवाना चाहती है तो उसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। किसी सेक्टर कमांडर को फ़ोन कर दें और उसे कह दें कि इससे माफ़ी मंगवाओ, 2 मिनट के अंदर पूरा टब्बर माफ़ी मांग लेगा। किसी मेजर को, किसी कर्नल को कह दें कि मरियम नवाज से कहो माफ़ी मंगवाओ, नाक भी रगड़ देंगे ये बेचारे। मरियम नवाज ने कहा नहीं था वो तरीका मुझे अच्छे से आता है, उसमें सिर्फ जूते साफ़ करने पड़ते हैं, और बड़े ज़बरदस्त इन्होंने जूते साफ़ किए हैं मरियम नवाज ने और इस पूरे ख़ानदान ने, कमाल जूते साफ़ किए हैं। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को असद कैसर साहब ने कहा, जब वो जा रहे थे वहाँ से वॉकआउट करके, उन्होंने कहा जी फ्रेंडली फायर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, हमें अच्छा लग रहा है,
लेकिन अगर ये जरूरत रखते हैं या अगर इनके अंदर जरूरत है तो ये नून लीग के खिलाफ या इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। पीपल्स पार्टी वाले, आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आए, हम आपका पूरा साथ देंगे, ये तहरीक इंसाफ ने कहा। अंदाजा करें आप। अब ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं ना, तो पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को बांध लिया। उन्होंने कहा नूरा कुश्ती करते हो, बेवकूफ़ समझते हो हमें, तुम लोग आपस में रले हुए हो सारे, बीच में तो एक ही हो, ये सिर्फ तुम तवज्जो हटाना चाहते हो। अगर तुम बिल्कुल तुम्हारी नीयत ठीक है तो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आओ, तुम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, इनकी हुकूमत गिर जाएगी, इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, इनकी तबीयत साफ हो जाएगी। ये बात जो है वो कही असद कैसर साहब ने। इसका कोई पीपल्स पार्टी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मुंह नीचे करके शर्मिंदा होकर वो बाहर निकल गए। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब मलेशिया पहुंच गया, आपको पता है, वो एक के बाद एक ट्रैवल कर रहे हैं। और मलेशिया में जो उनका दौरा है उसके हवाले से ये अता तारड़ ने एक ट्वीट भी किया और बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया। अता तारड़ ने बताया, जनाब बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, $2 करोड़ का, 20 मिलियन 2 करोड़ होता है, $2 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे, $20 मिलियन, $2 करोड़ का हम गोश्त एक्सपोर्ट करेंगे। किसे? $2 करोड़ का किसे एक्सपोर्ट करेंगे? मलेशिया को। देखिए, मैं हैरान होता हूं कि जो पाकिस्तान का इन्होंने खसारा कम करके दिखाया वो $11 अरब का है, $11 अरब। और ये $2 करोड़ के लिए वज़ीर आज़म जनाब ट्रैवल करता फिर रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। जितने का तो ये गोश्त एक्सपोर्ट नहीं करेंगे जितना खर्चा वज़ीर आज़म अपने दौरों पे कर लेता है। हैरत होती है इनकी अकल के ऊपर। और वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब जो है वो अल्लामा इकबाल के शेरों की अंग्रेज़ी के अंदर तशरीह करके उनको टीचिंग्स कर रहे हैं। भैया आप इतने बड़े लीडर नहीं हैं, और आप वहाँ जाके, यानी वो अल्लामा इकबाल को भी पता होता ना मेरे शेरों का ये हाल करेगा मुस्तकबिल का कोई सियासतदान, तो वो ये शेर कहता ही ना। जिस किस्म की शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे तशरीह कर दी है। देखिए, पाकिस्तान में जो सबसे बड़े गोश्त के एक्सपोर्टर हैं वो फौजी मीट लिमिटेड कंपनी है। आप हर चीज़ के अंदर देखें ना, खाद सबसे ज़्यादा फौज बनाती है, बहुत सारी चीज़ें फौज बनाती है, दूध सबसे बड़ी प्रोडक्शन जो है वो फौज की हैं। फिर इसके अलावा जो है वो आपका जो बेशुमार रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ में सबसे बड़ा कारोबार फौज का है। फिर मीट, फौजी मीट, ये कारोबार भी सबसे बड़ा फौज का है। सबसे बड़ी एक्सपोर्टर फौज है, फौजी लिमिटेड कंपनी है। और पाकिस्तान से गोश्त बरामद करते हैं ये बाहर मुल्कों में, 22 मुल्कों को ये गोश्त भेजते हैं। और ये माजिद निज़ामी साहब ने ये खबर भी दी है कि 22 मुल्कों को ये गोश्त प्रोसेस करके भिजवाते हैं, जिनमें मलेशिया ऑलरेडी शामिल है। अब ये $2 करोड़ का गोश्त, $2 करोड़ का गोश्त शायद वो पहले से मंगाते हैं, उसी को उन्होंने रिन्यू करके कह दिया जी हम आपसे मंगवाएंगे, और शहबाज शरीफ के खाते में डाल दिया है। और अगर ये कोई नया मुआहदा है तो देखते हैं इसमें सिविलियंस को, बेचारों को कितना हिस्सा मिलता है। ज़्यादातर तो इन चीज़ों में से हिस्सा जो फ़ौज की कंपनी है वही ले जाती है, और वही सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं गोश्त के। और तवज्जो इनका जो है वो नॉर्मली रहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। अब पिछले 3-3.5 साल से हमेशा ये देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल मुखालिफ इनका जिंदा ना रहे, सांस ना ले, इसको मारो, जो इनकी बात करे उसको दीवार के साथ लगा दो। अब इस्लामाबाद में टीटीपी का झंडा नजर आ रहा है, कोसार का इलाका, बहुत मेन एरिया इस्लामाबाद का, टीटीपी का झंडा वहां पे नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होता तो आप एक्शन देखते पुलिस के, आप पुलिस की दौड़ें चेक करते। अगर ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा होता तो लॉ इन्फोर्समेंट तबाही फेर देती। लेकिन तहरीक इंसाफ के बाहर इन्हें नज़र कुछ नहीं आता ना, तो अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का झंडा इस्लामाबाद के अंदर लगा हुआ है। ये इनके हालात हैं। नाज़रीन, इसराइल ने मज़ीद 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया है जो समूद फ्लोटिला की कश्तियों के ऊपर बैठकर पहुंचे थे गाज़ा, और उन्हें इसराइल ने गिरफ्तार किया था। अब उनमें से 171 अरकान को डिपोर्ट मज़ीद कर दिया गया है, लेकिन सेनेटर मुश्ताक अभी तक रिहा होने वालों में शामिल नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन, और उनकी अपनी जमात भी बदकिस्मती से उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही और बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं, शायद कोई जेलसी है उनके अंदर, या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये वापस आएंगे तो क्रेडिट मैं लूँगा, या ये आदमी मेरे से आगे कैसे निकल गया। क्योंकि सेनेटर मुश्ताक ने अपने मौक़िफ़ से लोगों को अपना गर्विदा कर दिया है। जमात इस्लामी में लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनको अब चाहती है, उनसे प्यार करती है। मसला ये है कि जमात इस्लामी अपनी क़यादत हमेशा उसी को देती है जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब होता है। वो एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को दूर करना नहीं चाहती जमात इस्लामी।
वो एस्टेब्लिशमेंट की छत्तर छाया में हमेशा रहना चाहते हैं। और अभी जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं वो भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं, यानी जेल में बैठे हुए इमरान खान पे वो तनकीद करते हैं कि ट्वीट नहीं आया। लोगों ने ट्वीटें निकाल निकाल के सामने रख दी कि जनाब ये सारी इमरान खान की ट्वीट है, पढ़ लो, अगर तसल्ली नहीं हुई तो और भेज देते हैं। लेकिन नईमुर रहमान साहब ने बात नहीं की सेनेटर मुश्ताक साहब के लिए जिस तरह बात करनी चाहिए थी, भरपूर बात करनी चाहिए थी। हुकूमत पाकिस्तान को यकीनी बनाना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके सेनेटर मुश्ताक वापस आएँ पाकिस्तान। और एक आखिरी नाज़रीन खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक लेटर आया हुआ है और ये लेटर लिखा है जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जनाब मोहतरम जस्टिस सरदार इसहाक खान साहब ने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है। वो कहते हैं जी कि अच्छा, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें उन्होंने एक ऐसा हवाला दिया है कि उड़ा के रख दिया जस्टिस डोगर को और उनकी क्रेडिबिलिटी को। उन्होंने कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज़ की इख्तलाफी तहरीर, आगे उन्होंने हवाला दिया हुआ है, इसको पढ़ने का मुझे एजाज़ हुआ। मैं उनकी इख्तलाफी राय से भरपूर इत्तफाक करता हूँ और चूँकि वो मुतअद्दिल तहरीरी आरा मेरी वजूहात इख्तलाफ का तकरीबन अहाता करती हैं, लिहाजा मैं इन सब निकात पर एक इजाफी नोट लिखने की ज़रूरत महसूस ना करता, लेकिन एक इजाफी मुशाहिदे का जिक्र करना चाहता हूँ। मुशाहिदा जो है बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा दुनिया में मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अदलिया में इस्तेमाल जो है, इसके हवाले से बहस हो रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से फ़ैसले करवाए जाएँ और उसके अंदर फ़ैसले डाल दिए जाएँ। लेकिन इसके मुखालिफिन ये कहते हैं कि क्योंकि मसनूई जहानत ये प्रोग्रामेबल होती है कि इसको बनाया जाता है बाकायदा, इसलिए जो रोबोट कुर्सी इंसाफ पर बिठाए जाएंगे वो प्रोग्रामर्स के मरहूने मिन्नत होंगे। यानी जो प्रोग्रामर उस रिपोर्ट को जिस तरीके से तैयार करेगा उस रिपोर्ट को, वो रिपोर्ट वैसे ही फैसले देगा। लिहाजा उनके फैसले हमेशा उन प्रोग्राम्स के ताबे होंगे जो उनमें वक्तन फ़वक्तन फीड किए जाएंगे। और यह कि कंप्यूटर या रिपोर्ट कभी भी मवाफिक हक के आज़ादाना रखने के काबिल नहीं होंगे। यानी वो ये कहते हैं कि ये आज़ाद हो ही नहीं सकते, अपने दिमाग से सोच ही नहीं सकते रिपोर्ट, वो वही करेंगे जो प्रोग्रामर उनके साथ करना चाहेगा। तो उन्होंने कहा जी मैं इससे इत्तफाक नहीं करता था, लेकिन 3 सितंबर की मीटिंग के बाद मेरा नुक्ता नज़र मसनूई जहानत का अदलिया में बतौर फैसला कुनिंदगान इस्तेमाल के नाकदीन के साथ हम आहंग हो चुका है। समझे ज़रा। उन्होंने दूसरे अल्फाज में कहा कि जनाब आप सारे रिपोर्ट हैं, आपके प्रोग्रामर्स ने आपको लाके यहाँ हाई कोर्ट के अंदर बैठाया हुआ है, तो आपके अंदर जो फीड कर दिया जाता है वही आप करते हैं और आपकी अपनी कोई राय नहीं है। ये उन्होंने कहा सादा अल्फाज में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।